नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास का 13th लेक्चर है, जिसमें हम आज जानेंगे रतनपुर के कलचुदी राजवंश के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, बेसिक जानकारी जान लेते हैं कलचुदियों के बारे में। रतनपुर की प्रसिद्धि चारों युगों में थी, जैसे कि सतयुग में इसका नाम मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरकपुर या हीरापुर, कलयुग में रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और रतनपुर में कलचुदी राजवंशों की लाहौरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में के आसपास अपना राज्य स्थापित किया। इनका शासनकाल 1000 से 1741 तक माना जाता है। इन्होंने शैव धर्म को माना। ये शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। इनकी कुल देवी गजलक्ष्मी थी। राजकीय भाषा, राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा संस्कृत थी तथा इनके संस्थापक कलिंग राज हैं। कलिंग राज को रतनपुर के कलचुदी राजवंश का संस्थापक माना जाता है और इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी तुम्माण को बनाया। आगे चले तो आगे कलिंग राज के बारे में जानते हैं। शासनकाल 1000 से 1020 तक चलता है। इनके पुत्र जो रहते हैं वो कुकल्य देव रहते हैं। इसने तुम्माण को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाई, उपाधि परमेश्वर की उपाधि धारण की। इनकी राजधानी तुम्माण बनी। और आगे चले तो आमोदा, जो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें इनके पराक्रम का वर्णन प्राप्त होता है या मिलता है। अगले जो शासक आते हैं वो है कमल राज। कलिंग राज के बारे में एक और जानकारी प्राप्त कर ले तो चित्तौड़गढ़ का महिषासुर मर्दिनी का मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। अब अगले जो शासक आते हैं वो है कमल राज। इनका शासनकाल 25 वर्षों तक ये शासन करते हैं। त्रिपुरी के कलचुदी गंगे देव जो थे, उनको उड़ीसा के आक्रमण में इन्होंने सहायता की। उत्कल से वापस आते समय साहिल नामक व्यक्ति या साहिल नामक जो योद्धा था, उसे अपने साथ लाया इन्होंने, जो साम्राज्य विस्तार में कमल राज की सहायता की। इनके समय भी तुम्हाणी राजधानी बनी रहती है। और उड़ीसा से वापस आने के बाद गांगे, जो त्रिपुरी के कलचुदी शासक थे गांगे देव, इन्होंने तेलंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब आगे जो जाने तो वो है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम के बारे में जाने तो ये कमल राज के उत्तराधिकारी रहते हैं। इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया और राजधानी तुम्माण से रतनपुर स्थानांतरित की। रतनपुर शहर बसाया, 1050 में रतनपुर शहर बसाया और फिर इसे अपनी राजधानी बनाई। तो तुम्माण के बाद जो राजधानी बनती है वो बनती है रतनपुर। रतनपुर कलचुदियों की दूसरी राजधानी बनती है। इनका स्थापत्य कला देखें तो स्थापत्य कला में यह आता है कि इन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण कराया रतनपुर में, और अनेक मंदिरों तालाबों का रतनपुर में निर्माण कराया। तुम्माण में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। साक्ष्य देखें तो जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से प्राप्त होता है कि कमल राज के पुत्र का नाम रत्नदेव था। इन्हीं के समय रतनपुर का वैभव को देखकर रतनपुर की तुलना या रतनपुर की उपमा कुबेरपुर से की गई है। फिर अगले जो शासक आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि इन्होंने जैसे अभी बताया, रतनपुर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1050 में, जिसका पूर्व नाम कुबेरपुर था। आगे चलते हैं तो अगले जो शासक आते हैं वो है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 से 1090 तक रहता है। इनकी उपाधि देखें तो इनकी उपाधि महामंडलेश्वर, पंचमहाशब्द, साम्राज्य विस्तार करने के कारण को सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण की। ये जो रहते हैं पृथ्वीदेव प्रथम, ये रत्नदेव प्रथम के पुत्र रहते हैं। इसके बारे में जाने तो इन्होंने जो मुख्य उपाधि धारण की वो सकल कोसलाधिपति की धारण की। यही उपाधि पांडु वंश के शासक महाशिव तिवादेव ने भी धारण की थी।
अमोदा ताम्रपत्रों से अभिलेखों से उन्हें 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया है। जो पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख है उनमें उसमें पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 गांवों का स्वामी बताया गया है। लाफागढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला एवं इस किले में 3 प्रवेश द्वार, मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार, हुंकारा दरवाज़ा इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। मेनका दरवाज़ा को चैतुरगढ़ किले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे देखें तो निर्माण में देखें, अभी हमने देखा इन्होंने तो मान में पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया। रतनपुर में विशाल सरोवर, ये जो विशाल सरोवर दिख रहा है, रतनपुर में विशाल सरोवर का निर्माण करवाया। और आगे जो अगले शासक आते हैं वो है जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। इन्होंने 1090 से 1120 तक शासन किया है। ये उत्तराधिकारी रहते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के। इनके गुरु जो रहते हैं वो रुद्रशिव रहते हैं। मंत्री पुरुषोत्तम रहते हैं। गज शायदुल अर्थात हाथियों का शिकारी उपाधि धारण की थी इन्होंने। और कलचुरियों में सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक प्रतापी शासक जाजल्यदेव प्रथम को माना जाता है। इसने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता को ना प्रदर्शित करने के लिए स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के प्रचलित किए तथा स्वर्ण सिक्कों में श्रीमद जाजल्यदेव तथा गज शायदुल्य अंकित किया। इन्होंने ही जांजगीर नामक शहर बसाया था। जांजगीर में विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा ही करवाया गया। युद्ध में देखें तो बस्तर के छिंदक नागवंशी जो शासक थे, इनके समकालीन सोमेश्वर देव थे। सोमेश्वर देव प्रथम बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम इनके समकालीन थे। इनको इन्होंने युद्ध में पराजित किया तथा बंदी बना के रखा, परंतु जो गुंड महादेवी सोमेश्वर देव की माता जो रहती हैं, उनके आग्रह पर सोमेश्वर देव प्रथम को बंदी से मुक्त कर दिया गया। फिर आते हैं रतनदेव तृतीय। रतनदेव द्वितीय का शासनकाल 1120 से 1135 तक रहता है। जाजल्यदेव के प्रथम का प्रथम पुत्र रतनदेव द्वितीय रहते हैं। त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, अर्थात इनके बारे में देखें, त्रिपुरी के गयाकर्ण से दक्षिण कौशल के क्षेत्र को अलग कर दिया इन्होंने और पूर्णतः स्वतंत्र करने वाला, त्रिपुरी के कलचुरियों से दक्षिण कौशल के क्षेत्र को पूर्णतः स्वतंत्र करने वाला ये पहला शासक था। और इस युद्ध में परिणाम देखें तो इस युद्ध में रतनदेव द्वितीय विजयी रहे और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी राजवंश की स्थापना हुई। इसके सामंत जो रहते हैं वो वल्लभराज ने कोटगढ़ में तालाब का निर्माण कराया और अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत का मंदिर बनवाया। फिर जो अगले शासक आते हैं वो पृथ्वीदेव द्वितीय आते हैं। शासनकाल देखें तो 1135 से 1165। सबसे अधिक लेख पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त होते हैं। इन्होंने जो छोटा सा चांदी का सिक्का का प्रचलन करवाया था। जीर्णोद्धार का देखें तो इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके कार्य के लिए पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल ने करवाया था। वास्तव में जो जीर्णोद्धार कराया था वो पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत रहते हैं जगतपाल, उन्होंने करवाया था। विस्तार देखें तो उसके मंत्री और सेनापति जगतपाल ने सारंगगढ़ और कांकेर बस्तर को जीत कर अपने राज्य में का विस्तार किया। फिर अगले जो शासक आते हैं वो रहते हैं कल्याण साय। कल्याण साय को देखने से पहले हम जाजल्यदेव द्वितीय को देख लेते हैं। कल्याण साय बाद के शासक रहते हैं। जाजल्यदेव द्वितीय को देखें तो इनका शासनकाल 1165 से 1168 तक रहता है।
इसने एक युद्ध लड़ा त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह के साथ, जिसमें जयसिंह परास्त हुआ और वापस लौट गया। यह युद्ध शिवरी नारायण के मध्य हुआ। इसकी जानकारी शिवरी नारायण अभिलेख से प्राप्त होती है। सबसे कम समय राज्य किया इन्होंने। कल्हण, इन्हीं के शासनकाल में निर्माण देखें तो कल्हण ने श्री नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया और सोमराज नामक ब्राह्मण ने केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। फिर अगले जो शासक बनते हैं वो जगदेव बनते हैं। जगदेव के शासनकाल देखें तो 1168 से 1178। जाजल देव की अकस्मात मृत्यु के बाद रतनपुर में अशांति का माहौल हो जाता है, जिसके कारण उनके बड़े भाई जगदेव को वापस आकर शासन अपने हाथों में लेना पड़ता है। फिर अगले जो इनके पुत्र रहते हैं वो है रतनदेव तृतीय। रतनदेव तृतीय पुत्र रहते हैं जगदेव के। इनकी माँ का नाम सोमल्ल रहता है। इनका उल्लेख खरोद के लखनेश्वर मंदिर की दीवार पर जेड़ शिलालेख से मिलता है। फिर जो अगला जो आता है, इन्हीं के शासनकाल में देखें तो इन्हीं के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ता है और प्रशासन असंतुलित हो जाता है। फिर आता है प्रतापमल। प्रतापमल रतनदेव तृतीय का पुत्र रहता है। इसने अल्प आयु में राजकाज प्राप्त कर लिया। इससे संबंधित 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। पेंड्रा, बंधकोनारी और भिलाईगढ़ के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसने तांबे की सिक्का जिसमें सिंह और कटार की आकृति बनी थी उसका प्रचलन करवाया। फिर प्रतापमल के बाद देखें तो प्रतापमल के बाद के शासकों का इतिहास लिखित रूप से प्राप्त नहीं होता, इसलिए कई विद्वान इस समय को अंधकार युग की संज्ञा देते हैं। लगभग 1222 से 1480 तक का यह समय था। इसके बाद जो शासक आते हैं वो बहारेंद्र शाह आते हैं। बहारेंद्र शाह के बारे में जानें तो इनका शासनकाल 1480 से 1525 तक रहता है। बहारेंद्र शाह के समय कलचुरी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। पहली शाखा रायपुर शाखा, दूसरी रतनपुर। बहारेंद्र शाह की जानकारी जो है वो कोसंगा शिलालेख और रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होती है। राजधानी देखें तो इसने रतनपुर से कोसंगा या कोसगई कोरबा को अपनी राजधानी बनाता है। बहारेंद्र शाह का अन्य नाम बाहर शाह भी कहा जाता है। इनका निर्माण जैसे स्थानांतरित की राजधानी कहाँ, रतनपुर से स्थानांतरित कर छुरी कोसगई में, और यहीं पर माता का मंदिर भी बनाते हैं। कोसगई माता का मंदिर बनवाते हैं, कोसगई माता का मंदिर बनाते हैं अर्थात। और उसके बाद कोसगई में कोषागार भी बनवाते हैं। रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागार का जीर्णोद्धार इन्होंने ही करवाया था। फिर बहारेंद्र शाह ने सैन्य सहयोग के बदले बिसई ठाकुर बिंजवार को सोना खान की जमींदारी दी थी। फिर आते हैं कल्याण शाह। कल्याण शाह का शासनकाल देखें सबसे पहले तो 1544 से 1581 तक रहता है। ये कल्याण शाह जो रहता है ये मुग़ल सम्राट अकबर का समकालीन रहता है। कहा जाता है कि कल्याण शाह जो था वो मुग़ल दरबार में 8 वर्षों तक रहा। जहांगीर के समय 8 वर्षों तक रहा मुग़ल दरबार में। फिर उसके बाद कल्याण शाह को उसके पहलवान भाई गोपाल राय द्वारा वापस लाया गया वहाँ से, जिसके कारण कल्याण शाह की वापसी में छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी मनाया जाता है।
तो कल्याण सहायक का एक और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो देखिए तो कल्याण सहायक की जमाबंदी व्यवस्था को आधार बनाकर मिस्टर चिस्म, जो अंग्रेज थे मिस्टर चिस्म द्वारा 1861 ईस्वी में प्रदेश को 18 गढ़ों में विभाजित किया जाता है। इसकी जानकारी जो है कल्याण सहायक के बारे में जानकारी वो तुजुके जहांगीर और गोपाला गीत, जिसमें कल्याण सहायक की वीर गाथा का वर्णन किया गया है, उससे प्राप्त होती है। कल्याण सहायक जो था उसने राजस्व पुस्तिका में प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व एवं सैन्य बल की जानकारी इसके राजस्व पुस्तिका से प्राप्त होती है। अपने किले में श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाया। किसने? कल्याण सहायक ने। तो कल्याण सहायक के बारे में हमने इतनी जानकारी प्राप्त की। और रतनपुर के गज किले का भी निर्माण, मतलब अर्थात रतनपुर का जो गज किला था उसमें श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर भी कल्याण सहायक के द्वारा ही बनवाया गया। तो आगे हमने देखा कि इन्होंने 18 गढ़ों में विभाजित कर दिया था मिस्टर चिस्मन ने जमाबंदी व्यवस्था के तहत या बंदोबस्त व्यवस्था के तहत। बंदोबस्त के को आधार बांधकर इन्होंने छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित कर दिया, जिसका मुख्यालय जो शिवनाथ नदी के उत्तर में जो 18 गढ़ थे उसका मुख्यालय बनता है रतनपुर, और दक्षिण शिवनाथ के दक्षिण में जो गढ़ थे 18 गढ़ उसका मुख्यालय बनता है रायपुर। तो आज के लिए हमने देखा इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहले इसको याद कीजिए अच्छे से, और ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।